दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौसामी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ये हिंदी पेडागाजी की 9वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम 26वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 25वां क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें कह रहा है विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, यानी समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। भाषाई परिवेश में, समृद्ध भाषाई परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो 26वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अगले वाले ऑप्शन दिखा देते हैं दोस्तों। इसमें अगले वाले ऑप्शन में कह रहा था एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता नहीं होती है। इसमें अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ये बात हमारा सही हो जाएगा कि क्या कह रहा है, विद्यालयी कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या होता है। तो ये होता है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसके आधार पर हम कोई आंसर कर लेंगे। या तो बोलने सुनने पढ़ने लिखने, इसमें चारों कौशल शामिल हो गए हैं, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा 26 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ, यानी प्राथमिक स्तर की कक्षा है उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले और भिन्न भिन्न प्रांतों के बालकों का एडमिशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में भाषाई विकास के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं और बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई परिवेश से आए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो जो भाषाई विविधता होती है तो इसमें देखते हैं क्या है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, या अवरोध को प्रस्तुत करती है, या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो भाषाई विविधता जो होती है हमेशा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो हमारा जो है 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें उसके बाद ये तीनों ऑप्शन को देखते हैं। चुनौती, जटिल चुनौती नहीं होती है, ये बच्चे भाषाई विविधता के द्वारा अच्छे तरीके से और सीखते हैं। अवरोध नहीं उत्पन्न करती, इसमें अवरोध ही उत्पन्न करती कह रहा है, तो ये भी बात गलत हो गया। बहुत बड़ी समस्या भाषाई विविधता समस्या नहीं बनती है, तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। चौथा ऑप्शन हमारा बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 का चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, यानी इसका क्या निहितार्थ है कि बच्चे बोलचाल की भाषा में बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, या तीसरा ऑप्शन है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इसमें क्या कर रहा है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, तो इसका निहितार्थ यानी इसको हमको क्या कैसे प्रयोग करना चाहिए। जब बोलचाल की भाषा में बच्चे जो अनुभव लेके आते हैं तो वो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित प्रयोग के द्वारा बच्चे को समझने में उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपनी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षण कार्य अच्छे से सीख लेते हैं। तो इसमें 28वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कक्षा के बाहर रखा जाए, ये गलत बात होती है। बच्चे अगर मातृभाषा से कुछ बात बोल रहे हैं तो उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये बात गलत हो गई। बोलचाल की भाषा ना दिखाई जाए या ना सिखाई जाए, ये भी बात गलत होती है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, इसमें आप सुधारेंगे नहीं, बच्चे स्वयं खुद ही सीखते सीखते अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इनमें तीनों को कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल आप ये कर सकते हैं बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो हमारा 100% ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 28वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 29 कह रहा है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है।
कह रहा है बहुभाषिकता हमारी पहचान, यानी बहुभाषिकता जो होती है हमारी पहचान। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है भारत में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है और डैश का अभिन्न अंग है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो आप प्राथमिक कक्षा के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देख रहे हैं तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को जो है साहित्य से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये साहित्य इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो तीसरा और दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन बचे? सभ्यता और संस्कृति और चुनौतियाँ। तो जो चुनौतियाँ होती हैं ये भी बालकों के लिए कोई प्रभावशाली नहीं होती है। चुनौतियों से बालक डरते और घबराने लगते हैं, तो ये भी कट जाएगा चौथा ऑप्शन। तो 29 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें फिर से पढ़ के देखते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो ये हमारा 29 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात दोस्तों ध्यान रखना कि साहित्य जो होता है छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, तो ये कट जाएगा। चुनौती भी नहीं होता, तो ये भी कट जाएगा। तो इसमें सभ्यता और संस्कृति सही हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर कह रहा है माध्यम की भाषा। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? यानी घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, या दूसरा ऑप्शन है दोनों भाषाओं में कठिनाई पैदा करता है, या तीसरा नंबर है एक प्रभावशाली रणनीति सिद्ध हो सकती है, या चौथा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? कैसे माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ रंग दिया गया है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को अभी काटते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी ये फिर से दोबारा मिलेगा और इसमें सही रहेगा तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो 30 नंबर आप काट दीजिए, थोड़ा सा रंग हमको लग रहा है। उसके बाद 31 नंबर क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तो एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसको कैसे सहायता कर सकते हैं? तो 31 का क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, या कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या तीसरा ऑप्शन है उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या चौथा ऑप्शन है कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्या करें? विद्यालय। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग, यानी मातृभाषा उसकी अलग है और विद्यालय की भाषा अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं? तो आप जो संसाधन के रूप में ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, यानी आप अलाउ कर सकते हैं कि बच्चे जो है अपनी कई भी प्रकार की भाषा जो वो जानते हैं उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करें और उसी से अपना शिक्षण कार्य करें। तो 31 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 32 क्या कह रहा है? भाषांतरण, यानी भाषा स्थानांतरण बोल सकते हैं, भाषांतरण बोल सकते हैं। उसके बाद ट्रांस लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या किसी शिक्षण वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करना, या सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 32वें का आंसर भाषांतरण के बारे में ट्रांस लैंग्वेज जो होता है इससे क्या तात्पर्य है? तो ये चौथा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 32वें का। सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो 32वें का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद 33 क्या कह रहा है? इनमें से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषावाद के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनमें से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, पहला दिया गया है या ए नंबर दिया गया है, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये लाभदायक हो सकते हैं बहुभाषावाद के, या अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, या सीमित रोजगार के अवसर, या पराभाषिक जागरूकता। इसके बारे में क्या लाभ हो सकते हैं? बहुभाषावाद के क्या लाभ हो सकते हैं? तो बहुभाषावाद के समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण ये लाभ हो सकता है। फिर अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता या जागरूकता भी मिल सकती है, या उसका सम्मान भी दिया जा सकता है।
उसके बाद पराभाषिक जागरूकता, यानी दूसरे की भाषा को जानकारी भी हमको मिल सकती है, लेकिन सीमित रोजगार के अवसर नहीं दिए जा सकते हैं। किससे? बहुभाषावाद से। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो जिस इसमें कूट दिया गया है तो जिसमें सी रहेगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ए, बी, सी, ए और बी, ए और सी, ए, बी, सी, यानी इसमें ए, बी, सी और ए, बी, सी 2 बार लिख गया है, तो इसमें एक ऑप्शन में डी होना चाहिए। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ था? ये सी नंबर को काट करके बाकी सही हुए थे। ए, बी और डी हमारा सही हुआ था। तो किसी को आप डी मान सकते, चाहे इसमें डी कर लीजिए चाहे इसमें डी कर लीजिए, उसके आप अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं। तो इसमें हम डी इसको कर ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अब हम सी को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसमें रोजगार के बारे में बात कर रहा है, बच्चों के लिए रोजगार देना, रोजगार के लिए अवसर देना, ये गलत बात होती है, वो भी सीमित रोजगार, ये गलत बात होती है। तो सी कट जाएगा। तो ए, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 33 का पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 34 कह रहा है कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है? कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है तब बहुत से मिलकर बातचीत कर सकते थे, खुशनुमा कक्षा, या समूह कक्षा के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, या बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, या कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना भी गलत होता है। और क्या है? अच्छा नहीं, बोलना अच्छा नहीं होता, ये भी गलत होता है। समूह के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, या तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, इसको क्या बोल सकते हैं? खुशनुमा कक्षा। तो इसमें से कक्षा में अध्यापक की भाषा में सही उदाहरण की पहचान की। कक्षा में अध्यापक की भाषा में सही उदाहरण की पहचान कीजिए। समूह एक के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, ये क्या है? कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान ये है। ये भी हमारा रंग लग रहा है, लेकिन इसमें हम और ऑप्शनों के परिप्रेक्ष्य में ये ज़्यादा सही लग रहा है, जैसे ऑप्शन हम इसको लिए हैं 34 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 35 नंबर क्या कह रहा है? मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? यानी शिक्षक कह रहा है मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द सुने और उसके बारे में जानना चाहती कि ये क्या है। तो पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, तो मुझे क्या करना है? यानी पाठ्यक्रम में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए इसके बारे में? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन है? 35 का देखते हैं ऑप्शन हम लोग। पहला ऑप्शन है ऐसा मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो, या बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए, या व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए, या शब्दकोश देखना चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बालक है वो कहीं से अच्छा और हम जैसे शब्द ढूंढ के लाया या सुन के आया, और आप अध्यापक को आपसे पूछ रहा है, तो आपको यदि विद्यालय के सिलेबस के अनुसार उसके चैप्टर में भी वो चीज़ नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे? यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? शब्दकोश ढूंढना चाहिए, और शब्दकोश में उससे रिलेटेड कई अर्थ होते हैं, तो उसको आपको ज्ञान करके उसके बारे में बच्चों को समझाना चाहिए। तो हमारा 35 पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 36 कह रहा है भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? तो 36 का देखते हैं हम लोग। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, या यह भारत संघ की एक कार्यालयी भाषा है, या यह भारत की कार्यालयी भाषा है, या यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है। तो 36 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 36 का ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन, यह भारत संघ की एक सह कार्यालयी भाषा है। कौन? अंग्रेजी। तो 36 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं इसमें दोस्तों ये भाषा कितने प्रकार के होते हैं, अभिव्यक्ति कौशल कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे पास हमारे जैसे सीटेट सिलेबस में भाषा कौशल होता है उसके बारे में इसमें 1 नंबर से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो भाषा कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना।
तो इन्हीं कौशलों के बारे में यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसका हम देखते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, आप समझते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण या बोलचाल की भाषा स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों के क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता जो होती है को क्या कहा जाता है, भाषा कौशल कहा जाता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसी से संबंधित इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है जो आप अपने अंदर में चल रही तमाम क्रियाओं को आप दूसरों को समझा सकते हैं, वही अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। तो कैसे आप बता सकते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, आप किसके माध्यम से बता सकते हैं, तो इसमें आप बोलना, सुनकर या पढ़कर बता सकते हैं, या किसके माध्यम से बता सकते हैं, सुनना और बोलना के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं बोलना और लिखना के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं पढ़ना और लिखना के माध्यम से बता सकते हैं। किसके माध्यम से, अभिव्यक्तात्मक कौशल। मेन इसमें क्वेश्चन में पूछने का अर्थ है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल आप जानते हैं कि नहीं, यानी कि अभिव्यक्त के द्वारा जो हम भाषा प्रयोग करते हैं वो कौन कौन सी भाषा होती है। तो देखिए, सुनना होता है ग्रहणात्मक कौशल, पढ़ना भी होता है ग्रहणात्मक कौशल। सुनना इसमें भी होगा ग्रहणात्मक कौशल और इसमें पढ़ना भी होगा ग्रहणात्मक कौशल। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, क्योंकि बोलने के द्वारा भी हम अपनी अंदर की बातों को व्यक्त कर सकते हैं, या लिख कर के द्वारा अपनी अंदर की बातों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं, ये या कौन है, तो बोलना और लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल आते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्वाभाविक अभिव्यक्ति। स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या होता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। क्या, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच विकसित करना क्या होता है, तो एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र जो होता है हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद उद्देश्य नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत है, उद्देश्य होता है, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या एक प्रकार की दिशा नहीं देता है, एक प्रकार की जो अभिव्यक्त है, स्वाभाविक अभिव्यक्त कल्पनाशीलता जो है दिशा देता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को लाभकारी होता है। ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बचा, भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। श्रवण कौशल शिक्षण का कौन सा उद्देश्य होता है। पहला है श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भाव एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, या इसमें अगले में है विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, या छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों से भाग लेने के लिए, साहित्यिक गतिविधि, छोटे बच्चे हैं साहित्यिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, तो ये ऑप्शन कट गया। जब ये ऑप्शन हमारा तीसरा कट गया तो जाहिर सी बात है कि हमारा उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो गया। उसके बाद पहले ऑप्शन में क्या कह रहा था, पहले ऑप्शन में कह रहा था श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भाव एवं तथ्यों को चयन करना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा हमारा ब्रॉड जो ऑप्शन है ये है, इसमें सारी चीज़ें इसमें कह दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा है, विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा कौशलों में विकास
भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। या विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, या बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। या चौथा ऑप्शन है हमारा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो देखिए इसमें टैगवर्ड से हम पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ केवल आ गया, ये बात गलत हो गई। यहाँ केवल आ गया, ये बात गलत हो गई। उसके बाद यहाँ पे भाषा कौशल के विकास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो भाषा बोलने में नियम का कौशल लगता है, बच्चे सुन सुन कर अपने माध्यम से, अपने परिवेश के माध्यम से ही सीख जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लेकिन ये चौथा ऑप्शन कह रहा है भाषा के जो चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। जैसे पढ़ना लिखना और बोलना और सुनना जो होता है, चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा ये चौथे का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है भाषा कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। या तीसरा ऑप्शन है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। यह चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी करना होता है, किसके माध्यम से, भाषा श्रवण कौशल के माध्यम से। उसके बाद छात्रों के भाषा व साहित्य के प्रति रुचि भी पैदा कर सकते हैं। शुद्ध सामग्री का सारांश जो है ग्रहण करने की योग्यता भी विकसित कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं। तो हमारा सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो पांचवें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलना कौशल विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। श्रुतलेख में, कथा श्रवण में, परस्पर वार्तालाप में, या सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करने में बोलना कौशल किसमें जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो बोलना कौशल जो होता है ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण गलत होता है। कोई शिक्षक है जैसे बोल दिया ज्यों का त्यों थोड़ी प्रस्तुतिकरण करता है। बोलना कौशल में अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो अपने अंदर जो बातें वो चलती है वो बोलता है। तो ये ज्यों का त्यों गलत हो जाएगा, श्रुतलेख गलत हो जाएगा, कथा श्रवण भी नहीं सही होगा, वार्तालाप, परस्पर वार्तालाप, ये छठवें का तीसरा हमारा परस्पर वार्तालाप जो होता है बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। क्यों, वार्तालाप के द्वारा जब बच्चे अपना अभिव्यक्त करेंगे, अपनी अंदर की चल रही सभी बातों को अभिव्यक्त करेंगे, तो ये क्या होगा, बोलना कौशल का विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप बोलना कौशल यदि आप बच्चों को अच्छा बोलने में पारंगत करना चाहते हैं बच्चों को, तो परस्पर वार्तालाप के अधिक से अधिक आपको अवसर देना पड़ेगा, तभी बच्चे अच्छे तरीके से बोलना सीख सकते हैं। तो बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है क्या, परस्पर वार्तालाप करना या वार्तालाप का अवसर देना, यही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठवें का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां ऑप्शन क्या कह रहा है, सातवां ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है, यानी निगेटिव आपको छांटना है। तो रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, हाँ सही बात है, प्रयुक्त तो होती है। उसके बाद भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है, ये भी भाषा की शिक्षा जो है बालक जो है मौखिक भाषा से ही उसकी प्रारंभ होती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मौखिक भाषा के द्वारा नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। उसके बाद अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो कौन सा हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण है या कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं बोलचाल की भाषा को बोलचाल के द्वारा ही जो होते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये बात हमारा सही हो गया। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है।
उसके बाद पहला देखते हैं, कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व तो नहीं है? रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक अभिव्यक्ति प्रयुक्त होती है। हाँ सही बात है, रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही प्रयोग की जाती है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, ये भी बात सही है। तो हमारा इसमें कम प्रभावशाली या महत्व जिसका नहीं है वो ऑप्शन तीसरा है। क्या कह रहा है? मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। सहायक होती हैं वो विचारों के आदान प्रदान में, तो इसमें नहीं कह रहा है, तो ये बात गलत हो गई। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा महत्व तो नहीं है, तो सातवें का जो तीसरा हमारा महत्व ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो सातवें का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन कह रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? शुद्धता या प्रवाहमयता या श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना या अवसरानुकूल कैसी भाषा नहीं होनी चाहिए? हमसे निगेटिव पूछ रहा है। तो आठवें का हमारा देखिए, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा प्रयोग। यदि आप प्राथमिक कक्षा में हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चे सुनने वाले हैं, तो यदि आप वहाँ उसमें जो आप उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा और वो उनमें अरुचि पैदा हो जाएगी। तो मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा आठवें का तीसरा सही हो जाएगा। शुद्धता होनी चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए, अवसरानुकूल होनी चाहिए, लेकिन श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। श्रोता अगर जिस प्रकार के उसी प्रकार की आप भाषा प्रयोग करेंगे तभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आठवें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? तो नौवें क्वेश्चन में का पहला ऑप्शन है व्यक्तिक, या दूसरा है सस्वर, या मौन, या सामूहिक। पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नौवें का जो 3 है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कैसे? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में मौन पठन, इसमें आप मौन फिल करिए, मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। मौन पठन के द्वारा बालक जो है गंभीर पठन होता है ये, और अर्थ ग्रहण करते हुए बालक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो क्या उद्देश्य होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, या आकलन का काम करता है, या रोचकता और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है। कौन सा? कविता और कहानियाँ जो हैं, कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा ये क्या उद्देश्य होता है? भाषा सीखने की स्वाभाविकता लाता है। कौन? कहानी कविता क्या करती है? जो कहानी कविता पर चर्चा करने का एवं प्रश्न पूछने का हमारा क्या उद्देश्य होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में ये स्वाभाविकता लाता है। बच्चे जो है कहानी कविता के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अपने आप ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में ये स्वाभाविकता लाता है। क्या? कहानी कविताओं पर चर्चा करने से क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। कौन? कविता और कहानी। तो हमारा 10वें क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, या दूसरा ऑप्शन है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? किसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण तो सभी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है, इसमें आपको छांटेंगे। तो बच्चों की पठन कुशलता यदि आप लाना चाहते हैं, जो पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पठन कुशलता जो आप जो आप विकास करना चाहते हैं, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि पठन कुशलता में अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा उच्चारण शुद्ध करेगा तो वो उसको अर्थ भी अच्छे तरीके से, शुद्ध अर्थ भी समझ में आएगा। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास
विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो 11वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन तो पाठ की पहली और अनिवार्य शर्त है, अर्थ को समझने में मदद करता है, यह केवल कविताओं पर ही लागू होता है, यह पठन का एकमात्र आदर्श रूप होता है। तो टैग वर्ड यहाँ आपका 100% काम करेगा। कैसे काम करेगा देखते हैं हम। केवल यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन काट दो, पढ़ो ना अपने आप काट दो। उसके बाद एकमात्र दिया है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो ना काट दो। तो पहला और दूसरा बचा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अनिवार्य शर्त है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? 12वें का हमारा अर्थ को समझने में मदद करता है। क्या? पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन जो है अर्थ को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। बच्चों को आदर्श जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या बच्चों को द्रुत गद्य से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, या बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो 13वें का ऑप्शन हमारा तो सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। 13वें का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और अलग से क्यों पहला, तीसरा और चौथा क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें बाध्य किया जा रहा है, बच्चों को फोर्स कर रहा है, बच्चों को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। जिसमें भी बाध्य दिया गया है ये भी निगेटिव हो जाएगा। बोलकर जो है बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारा, सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्या? बच्चों के विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो 13वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हिंदी पेडागॉजी की छोटी सी क्लास। यदि ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना की क्लास की अपडेट आपको मिल सके और आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद 14वें क्वेश्चन अगली क्लास से करते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।